NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इल्ज़ामात की सियासत अरूज पर है और शरीफ फैमिली जो जवाबात दे रही थी, जो वजाहतें दे रही थी कि जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ बनी या मुल्क से बाहर जो असासे बने और मुल्क के अंदर जो असासे उन्होंने बनाए, उनकी मनी ट्रेल क्या है और ये आमदन कहाँ से आई। कायदे इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ जेल के अंदर मौजूद है और उनसे भी सवालात किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी आमदन उनके असासों से कम क्यों है और उन्हें वजाहत देनी पड़ेगी कि उनके असासे कैसे बने, कैसे बनाए गए। ये वो सवालात हैं जो पिछले इलेक्शन में भी शरीफ फैमिली से बार बार पूछे गए। अदालतों का सामना करना पड़ा शरीफ फैमिली को, मुकदमात के फैसले आए जिसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ भी आज जेल के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दीगर अरकान भी, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक शमाल में, वो भी आजकल जेल की सुलाखों के पीछे हैं और उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि उनके असासे कैसे बने। लेकिन आजकल रुख किसी और तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब शरीफ खानदान के साथ साथ न्याजी खानदान भी इन जवाबात के लिए कटहरे में आन खड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहन मोहतरमा अलीमा खान साहबा, उनकी जायदादें मंजर आम पर आ रही हैं अमेरिका में और कहा जा रहा है लंदन में उनकी जायदादें हैं। दुबई की जायदाद सामने आई, जुर्माना हुआ और उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ा। अब अमेरिका की जायदाद के हवाले से भी अपोजिशन को ये मौका मिला है कि वो सवालात उठा सके और पूछ सके कि अगर शरीफ फैमिली से उनके असासों की बाबत पूछा जा सकता है तो इमरान खान ख़ानदान के बारे में क्यों नहीं पूछा जा सकता। ये इल्ज़ामात अब बढ़ते ही चले जाते हैं और लगता ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उन अकाउंट्स की बात भी अब हो रही है कि जिनके बारे में कहा जाता था कि जो फंडिंग की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटा चुके, बार बार वहाँ पेशियाँ होती हैं, बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि इन अकाउंट्स की डिटेल्स दे दी जाएँ, लेकिन अब तक वो ताख़ीरी हरबे देखने में आते हैं जिसके नतीजे में मुसलसल केस प्रोलॉन्ग होता रहा है। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायज़ा लेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जो शरीफ फैमिली कल कटहरे में थी, सवालात के जवाब दे रही थी, ऐसे ही जवाब देने पड़ेंगे इमरान खान के ख़ानदान को और ऐसे ही GIT बनेगी और ऐसे ही मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, या फिर एहतसाब उसी तरह चलेगा जैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता आया है। उसी एहतसाब के ज़रिए सियासी जमातें बनती हैं, सियासी जमातें टूटती हैं, लोगों की वफादारियाँ बदली जाती हैं और फिर एहतसाब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाता है। ये आज का अहम सवाल होगा और आने वाली सियासत का रुख भी ये मुतय्यन करेगा। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद दुरानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, लिखते हैं और ख़ास तौर पर उनकी स्टोरी रीमा खान साहब के हवाले से और बागी अकाउंट्स के हवाले से भी सामने मंजर आम पाई। अहमद दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद है शौकत बसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, जो अकाउंट्स का मसला लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए हुए हैं। इसके साथ साथ गरीदा फरूकी, सीनियर एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, हमारे साथ वो भी मौजूद होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ नूरानी साहब आपसे करना चाहूँगा। वही सवालात जो शरीफ फैमिली से पूछे जा रहे थे, बैरून मुल्क जायदादें, ऐसे ही सवालात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ मंजर आम पर आ रही हैं। ये जो प्रॉपर्टी अभी लेटेस्ट अमेरिका में आई, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि UK के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। क्या इनका उन्होंने असासे ये सारे जाहिर किए थे और अपनी आमदन को भी शो किया था कि ये आमदन उन्होंने फ़लाँ जगह से कमाई और फ़लाँ जगह पर ख़र्च की? देखिए बुनियादी तौर पे जब पनामा पेपर्स रिपोर्ट हुए 2016 में, तो पाकिस्तान में शरीफ फैमिली के भी और बाकी तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर बिजनेस मैन लोग थे जिनके नाम आए, लेकिन चूँकि शरीफ फैमिली का नाम था जो लीडिंग पॉलिटिशियन थे, एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, तो फिर बाकी जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस थे उनके असासों की छानबीन का काम मीडिया ने खुद से भी शुरू कर दिया। तो आपको याद होगा उस वक्त ये कहा गया कि जी ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म है और जो बंदा भी ऑफशोर कंपनी बनाता है वो अपनी नाजायज़ दौलत को छुपाना चाह रहा होता है। तो उस वक्त हमने इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी को रिपोर्ट किया, उसका जो लंदन वाला फ्लैट था उसको रिपोर्ट किया, तो जो उन्होंने छुपाई हुई थी उस वक्त तक, उस दिन तक डिक्लेयर नहीं की थी।
इसी तरह फिर बाद मामलात में ये होता है कि असासे अपने नाम पे नहीं रखे जाते, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के नाम पे मेंटेन किए जाते हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में इमरान खान साहब के करीबी लोगों से ही ये बात सुनने में मिलती थी कि अलीमा खान साहबा के नाम पे काफ़ी असासे हैं, लेकिन उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं हुआ था। तो हमने जो भी तरीक़ाकार था जायदाद को ट्रेस करने का, जिन ममालिक में पाकिस्तानी ज़्यादातर एसेट्स बनाते हैं, पाकिस्तानी अफ्रीका के किसी मुल्क में जाके तो नहीं बनाएंगे, साफ ज़रा UAE में प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं, बरतानिया में बनाई जाती हैं, अमेरिका में बनाई जाती हैं, या यूरोप के एक दो ममालिक में। तो इन सब ममालिक में जब सर्च की गई तो अलीमा खान साहबा के नाम के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी और एसेट्स जो हैं वो सामने आए। और ये रिकॉर्ड पर है कि हमने 2016 में ही अलीमा खान साहबा को पहली मरतबा ईमेल किया 2016 में कि ये आपकी अमेरिका में, UAE में और UK में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, और हमें आप ये कंफर्म करें कि ये आपकी हैं या नहीं, और इनके ज़राए आमदन क्या थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हमने फिर ये किया कि हम रोज़ाना सुबह उठ के उनको वो ईमेल दोबारा फॉरवर्ड करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज वो देखती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी, SMS, हर वो तरीका जो एक सहाफ़ी अपना सकता है रब्ता करने के लिए वो किया। साहब कुछ अरसे बाद हमें ये मालूम हुआ कि अलीमा खान साहबा ने जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ बेचना शुरू कर दी हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है बाद ममालिक में, खुसूसन UAE में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। इस फैक्ट तक एक्सेस करना कि जी वो बेच दिया गया या नहीं बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये हमें कंफर्मेशन मिल रही थी सोर्सेज के ज़रिए कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच रही हैं। हमें जवाब बहरहाल वो नहीं दे रही थी। एक प्रॉपर्टी उनकी ऐसी थी न्यू जर्सी अमेरिका में, जो कि वो अकेली ऑन नहीं कर रही थी, उनकी ओनरशिप में एक और उनकी बिजनेस पार्टनर, वो भी 25% का शेयर था, उनसे उनका कोई डिस्प्यूट था तो वो बेचने पे तैयार ना हुई। तो अब उनका इरादा ये था कि वो आके ये एक मैसेज दे देंगी या मीडिया को या नैब को या FIA जो भी पूछेगा कि जी मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस वक्त। मेरी स्टेटमेंट या मेरा वर्जन ये है कि मेरे पास आज के दिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकी। अब ये प्रॉपर्टी साफ ज़ाहिर सामने आ जानी थी, पकड़ी जानी थी। लेकिन इस प्रॉपर्टी का जिक्र उनके एहसासों में, गोशवारों में मौजूद है। कभी भी 2017 टैक्स साल तक नहीं आया। 2017 टैक्स ईयर 2017 एंडिंग 30 जून 2017 तक कभी भी उन्होंने ये प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर की। कोई ऐसे ज़राए डिक्लेयर नहीं किए जिनसे वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक आपसे एक सवाल पूछना है। फॉरेन इनकम जो है वो मुस्तस्ना होती है इनकम टैक्स से, लेकिन असासों में शो करना पड़ता है कि ये मेरी फॉरेन इनकम है। क्या अलीमा खान साहबा ने अपनी फॉरेन इनकम कभी शो की कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि जो बाहर प्रॉपर्टी खरीदी गई वो आमदन बाहर से थी और बाहर ही खरीद ली गई? मतलब जो टैक्स ईयर था जो ख़त्म हुआ 30 जून 2017 को, उस वक्त तक इन्होंने अपनी कोई भी फॉरेन इनकम डिक्लेयर नहीं की थी पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये जो टैक्स दे रही थी वो भी बहुत नॉमिनल टैक्स था। जो इनका एक बिज़नेस पहले था जो ख़त्म हो गया और फिर बाद में एक बिज़नेस था, उसकी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी लाहौर जैसे शहर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सके। अमेरिका, बरतानिया या UAE में तो आप छोड़ दें। शौकत बसर साहब, वो सवालात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, शरीफ ख़ानदान से पूछे जा रहे थे, अब अपोजिशन वही सवालात इमरान खान साहब से पूछ रही है, उनके ख़ानदान से पूछ रही है। जब आप अपने असासे बाहर जो आपके मौजूद हैं उनको आपने शो नहीं किया और साथ आप कहते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिस उनके पास नहीं था, मरीम नवाज़ के पास भी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था, तहकीकात हुई, JIT के सामने वो पेश हुई, तो उसके साथ साथ नैब का कानून ये कहता है कि आमदन से ज़ायद असासे किसी के भी हो उससे तो पब्लिक ऑफिस वाला तल्लक ही ख़त्म हो गया। मतलब पहली बात तो यह कोई कानून से बालातर नहीं, तमाम बराबर हैं, खा वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, खा वो एक सरकारी मुलाजिम PNA क्यों ना हो, सब के लिए कानून बराबर है, सब पाकिस्तानी बराबर हैं। और ख़ास तौर पे इस माहौल के अंदर जब आपने सवाल उठाया कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा का वज़ीर आला दोनों अंदर पड़े हैं, तो आम शहरी जो एक कारोबारी आदमी है उससे भी पूछ के छोड़ी चाहिए ये पैसे आपसे कहाँ से है। बदकिस्मती एक बात की हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और अलीमा खान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं मल साहब बहुत तनकीद करता रहा जब मैं पीपल्स पार्टी में था उनकी पॉलिसीज़ के मतलब, खान साहब के मतलब, लेकिन इमरान खान की इस बात के हवाले से कि उन्होंने कभी करप्शन की हो, बददियानती की हो, आज तक उनका बदतरीन मुखालिफ भी उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा। देखिए, अपोजिशन तो यही कहती है, देखिए अपोजिशन यही कहती है कि जो फंड रेजिंग होती रही, मैं उस पर आ रहा हूँ, देखिए फंड रेजिंग के पैसे इस्तेमाल होते रहे, यही इल्ज़ाम। मुझे अब 1 मिनट दे दीजिए। अब अलीमा खान, अब कहा क्या जा रहा है कि अलीमा खान ने ये जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं
करप्शन करके बनाई है या ये पैसा कहाँ से आया है, यही सवाल हो रहा है ना। मुझे ये बता दीजिए कि हलीमा खान कभी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही हों, कभी उनके भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हों या वज़ीर आला रहे हों, या हलीमा खान कोई उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो। मलिक रियाज साहब ने पब्लिक ऑफिस कभी होल्ड किया? मेरी गुजारिश सुनिएगा, मैं आता हूं, मैं ये पैरागॉन ने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है? गुजारिश ये है कि मैं आता हूं, बहुत से ऐसे लोग बिजनेसमैन भी पकड़े जाते हैं। मुझे मौका दें सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि अब सवाल किया ना, जवाब ले लें। अब केस उनका क्या है कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया। जरा मेरी आप गुजारिश सुन लीजिएगा बड़े अदब के साथ। पहले तो आमदन शो करेंगे, टैक्स फिर बताएंगे। यही बहस कर रहा ना, अभी मेरे नारायण साहब ने ये कहा है कि उन्होंने 2017 या 2018 तक जो गोशवारे दिए हैं उसमें टैक्स रिटर्न में ये जाहिर नहीं किया कि ये इनकी प्रॉपर्टीज अमेरिका के अंदर है या बरतानिया के अंदर है या दुबई, जहाँ भी है। अब बात यह है कि एक लूट मार करना, करप्शन करना, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करना, ये है लूट मार और करप्शन। अब जहाँ तक ये वाली चीज़ है, हाँ, क्या उन्होंने जब ये चीफ जस्टिस साहब ने बुलवाया उनको जुर्माना किया जी कि आपने ये टैक्स नहीं दिया था, आपने शो नहीं किया, क्या उसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं? सर इसके ऊपर आ जाऊँ, इसके ऊपर आ जाऊँ। हलीमा खान इज अकाउंटेबल, जहाँ तहाँ उसने टैक्स नहीं दिया, जरा डिफरेंशिएट कर ले। पहले तो वो उनसे ये पूछें, बुला के पूछें, कोई उस पर नहीं रोकेगा कि ये प्रॉपर्टी आपने किस तरह बनाई, क्या बिजनेस था आपका। सुनिए, मैं आ रहा हूँ किस ऊपर आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि और मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत हरकत हो रही है कि शौकत खानम के साथ या नमल में जो फंड रेजिंग होती थी उस प्रॉपर्टी से हलीमा खान ने ये प्रॉपर्टीज बनाई है, कहा यह जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मलिक साहब, इसके ऊपर तो बड़ा आसान सा तरीका है। सर आप मस्जिद बनाने वाले, मदरसा बनाने वाले को भी कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो इसलिए तो कोई मुस्तस्ना तो कोई भी नहीं होगा। मैंने कब कहा है? मैंने देखिए, प्राइम कभी माजी में होता था कि प्राइम मिनिस्टर की बहनें अदालतों में पेश होती थी, यहाँ पे तो इल्जाम की बुनियाद पर डॉक्टर बाबर अवान से आजम स्वाति से इस्तीफे ले लिए गए। या एक बात आप याद रखें मलिक साहब, यहाँ पर इमरान खान किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, खा उनकी बहन होंगी, ये मैं आपको कमिटमेंट देके जा रहा हूँ। अगर उन्होंने गलत मनी से ये असासे बनाए हुए, मैं आपको इंश्योर करता हूँ हलीमा खान विल बी। लेकिन दुबई की जायदाद के असासों की मनी डिटेल नहीं दी, जुर्माना दे दी। चलिए इसमें वापस आता हूँ। जुर्माना किस बात का दिया है? आता हूँ वापस। अकबर एस बाबर साहब, मसला तो चला था अकाउंट्स का मसला अभी तक पेंडिंग है, जिनके पीछे आप भी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में जाते हैं। लेटेस्ट पोजीशन क्या है? सुना इस बार भी पीटीआई नहीं आई जो अकाउंट्स के बारे में बाज पुरस की जानी थी, और कुछ आपके बारे में कहा जाता है कि कुछ आप भी अकाउंट्स के बारे में मालूमात तो रखते हैं लेकिन आप बताते नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फॉरेन फंडिंग और इन अकाउंट्स के हवाले से सवाल किया। मैं उसके जवाब देने से पहले एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए जो बसरा साहब आए हैं, उन्होंने जो दलीलें दी हैं, मुझे बड़ा दुख होता है इस वास्ते कि एक तो ये कि मैं इस किस्म का सियासी कारकुन हूँ, मैं समझता हूँ कि अपनी जमात में रह के अपनी जमात में मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जमातों को इदारा बनाने का यही तरीका है। और ये इनके लिए नहीं है, हर किसी के लिए, क्योंकि ये बड़े मुझे दूर से नज़र आते थे कि एक पीपल्स पार्टी के कल्चर के और उनके अपने दिल से उनकी एक वो थी। बहरहाल जो मसले थे वो थे। मैं पर्सनली इसके बड़े, क्योंकि ये एक बड़ा अजूबा है कि एक शख्स आज बैठा है और 10 साल एक सियासी जमात के एजेंडे पे और दूसरी मुखालफों की ऊपर बहुत शदीद तनकीद करे और फिर आके एकदम पैंतरा बदल के। मेरे लिए बड़ा अजीब है, क्योंकि मैं, और इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, और मेरी ये जंग है ही जमात के उसके लिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन्होंने दलील दी है कि देखें कि चंदे, ये जो पैसा है वो कभी हुकूमत में नहीं रहे, ना इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले और ना इनकी फैमिली के मेंबरान। देखिए, वो इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि ये जो ख़ानदान है, इन्होंने सारी ज़िंदगी चैरिटी फंड रेजिंग की है। जब एक शख्स हुकूमत में होता है तो वो जवाबदेह होता है टैक्स पेयर्स मनी का। टैक्स पेयर मनी अवाम का पैसा होता है, चंदे का पैसा अवाम का, चंदे का पैसा भी अवाम का पैसा होता है। तो आप उस पैसे के लिए भी उतने ही जवाबदेह हैं जितने आप हुक्मरान बन के या कोई वजीर बन के टैक्स पेयर पैसे के लिए जवाबदेह, क्योंकि उसके लिए भी कवानीन मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो तफरीक करते हैं ना, ये बड़ी खौफनाक है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई बरतानिया की जब ये मिसालें देते थे खान साहब, क्योंकि हम तो मगरब की जमहूरियत की तकलीद कर रहे हैं ना, हम तो कहते थे हम वो मयार लेके आएंगे, तो वहाँ पे जब एक सिटिंग वजीर आज़म जो उन चैरिटीज़ को हेड करता है,
जिन चैरिटीज में उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें अरबों रुपए पैसा आता है और उनका एक मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर प्रॉपर्टी कंसील करता है, छुपाता है, बहुत बड़ी कीमती छुपाता है, तो ये एक बड़ी खौफनाक जुर्म है। ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये इसके लिए फौरन पूरी उनकी एक ट्रस्ट बॉडी बनी हुई है जो एकदम आ जाती है और पूरी की पूरी फोरेंसिक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है और वो पूरे अकाउंट्स खोलते हैं। और वो ऑडिट रिपोर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, फोरेंसिक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है कि ये पैसा, मसलन इमरान खान फाउंडेशन है, वो बनी मालाकंड में सैलाब आए 2010 में, 3-4 अरब रुपए जमा हुए, उन्होंने कहा जी 1500 हम मकान बनाएंगे। भाई कितने मकान बनाए? वो खाद और बीज में, ये परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, फाइनेंशियल नहीं होता। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग रेज कर दिया कि इतनी बड़ी चैरिटी, जो सारी उम्र ये लोग चैरिटी का काम करते हैं, कि इनकी जायदादें खुफिया निकल आई। तो ये बड़ा खौफनाक ये अमल है, इसमें कोई तफरीक नहीं है कि वो गवर्नमेंट में है। अब आइए फॉरेन फंडिंग में, देखिए ये मामला, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग की बात मेरी समझ में नहीं आया, नहीं आर्गुमेंट समझ में आया कि कहना क्या चाहते हैं आप। वो कहते हैं अगर फंड रेजिंग हुई है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। जी 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 बाबर साहब ये देखिए, जो एक मैं बताता हूँ बसरा साहब को जरा जवाब दे दूं कि जब आप इख्तिदार में होते हैं तो आप ट्रस्टी होते हैं टैक्स पेयर मनी के। टैक्स पेयर मनी किसका होता है? अवाम का पैसा होता है। ठीक है। जब आप अवाम में जाते हैं, अरबों रुपए चंदा लेते हैं, तो वो भी अवाम का पैसा है। अब उसके लिए भी जवाब दें, वो आपका जाती पैसा नहीं है। और वो अब अगर मैं वो ये काम करता हूँ सारी उम्र और मेरी जायदाद छुपी हुई निकलती है तो बड़ा खौफनाक इस पर सवालिया निशान उठते हैं। अब आइए फॉरेन फंडिंग पे, देखिए कि फॉरेन फंडिंग 4 साल से यही मामला है कि फॉरेन फंडिंग एक पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फंडिंग का एक पूरा नेटवर्क है। अब ये तो मामला पिछले 4 सालों से इन्होंने 5 रिट पिटिशंस की हाई कोर्ट में इस मामले को तवालत देने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन, मेरी मेंबरशिप, हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया 24 जुलाई को कि ये मेंबर है, इलेक्शन कमीशन ने दिया तफसील पे। ये क्यों छुप रहे थे? इलेक्शन कमीशन बारहा हमारे कहने पे कुछ 24 दफ़ा उन्होंने ऑर्डर्स किए कि आप अपने फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट्स दें। ये टी पे तो आकर कहते हैं हम देते हैं। मजबूर होके इलेक्शन कमीशन ने जुलाई 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, जी इनके तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं वो जमा कराएं, हम जाके देखें जो अकबर बाबर ने जो सबूत दिए और इनके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं क्या इनमें कोई तजाद है, कोई रिकन्सा क्या इसके अच्छा। स्टेट बैंक ने बैंकों को लिखा, बैंकों ने वो रिपोर्ट्स जनरेट की। अब ये अल्फाज का थोड़ा हेर फेर हो गया कि जी स्टेट बैंक ने रिपोर्ट नहीं जनरेट की। ये बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक ने नहीं की, स्टेट बैंक के अहकामात पे रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं। और वो जब आई सामने, और मुझे तो ये सितंबर अक्टूबर से मालूम था, लेकिन अब जब ये डॉन ने स्टोरी दी जिसमें मेरा बयान है कि मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा, लेकिन अब चूंकि इस पे सब बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ बड़ी खौफनाक कुछ रियलिटीज़। 26 बैंक अकाउंट्स सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में। इसमें वो बरतानिया के लॉयड्स बैंक का 2 अकाउंट नहीं है जो हम दे चुके हैं सबूत, जो जिस पे फंड रेजिंग हुई है। 8 इन्होंने सिर्फ बैंक अकाउंट्स जो है वो डिक्लेयर किए इलेक्शन के, यानी 18 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन अहलकार, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, जो इस वक्त बड़ी बड़ी आईनी जिम्मेदारियों पे बैठे हैं, वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ये बड़ी खौफनाक जुर्म मुरत्तब हुआ है बाबर साहब, मैं बहुत बड़े पैमाने पे बड़ा पैसा का लेन देन हुआ है। ठीक है बाबर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फरीदा फरूकी साहब, आपने पूरी डिटेल में बात सुनी अकबर बाबर साहब की भी। लगता यह है कि आपको जो हम शरीफ फैमिली से बार बार पूछा जा रहा था कि ख़ानदान के पास ज़राए कहाँ से आए, असासे कैसे बाहर बनाए गए, अब आपको लगता है कि यही सवालात और यही मुकदमात, यही GIT बन सकती हैं नियाज़ी ख़ानदान के लिए भी? जी बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह मलिक साहब। और इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ना सिर्फ अलीमा खानम साहिबा को, बल्कि हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर भी एतबार करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो हम सब के वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो जिस बात पे ख़ुद भी यकीन रखते हैं, जिस बात पे उनका ईमान है, वो ये कि जब भी कोई हुक्मरान बनता है तो उसके तमाम मामलात इंतहाई साफ शफाफ होते हैं, ना सिर्फ उसके बल्कि उसके ख़ानदान के तमाम अफराद के। और उसके ख़ानदान के अफराद और उस शख्स का अपना, उस हुक्मरान का अपना सियासत जमा कारोबार, ये कभी भी नहीं चल सकता क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो हमें इस पे थोड़ा टाइम देना चाहिए इमरान खान साहब को, उनके ख़ानदान के तमाम अफराद को,
सवाल हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो आके अवाम के सामने रख दें। अलीमा खानम साहिबा की जो प्रॉपर्टी थी यूएई में, वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। वो जब एफबीआर के सामने मामलात खुले तो पता चला कि उन्होंने तो बहुत अरसे से इस पर टैक्स भी अदा नहीं किया। अब वो जो दुबई वाली प्रॉपर्टी थी वो कोई 3,70,000 अमेरिकन डॉलर्स की थी, यूएस डॉलर्स की थी, जिस पे अब उनको जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम के मुताबिक 29 मिलियन रुपए का जुर्माना किया है, जो कि गुज़श्ता समात तक अलीमा खानम साहिबा ने पे नहीं किया था। अब चेक करवा लीजिए कि वो अभी भी अदा किया गया है कि नहीं अदा किया गया। फिर अच्छा, वो प्रॉपर्टी उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने 2008 में ख़रीदी थी। ये जो न्यू जर्सी की प्रॉपर्टी, जो कि अहमद नुरानी साहब की बड़े अच्छे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इनकी जो खबर है कि 2004 में ख़रीदी थी, ये भी डिक्लेयर नहीं की गई और इस पे भी टैक्सेस 2017 तक, यानी कि 2018 में इंतखाबात हुए हैं तो उससे 1 साल पहले तक, जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने का पूरा यकीन रखते थे और वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे, तब तक उनकी बहन साहिबा ने एक कारोबार के ज़रिए, अपेरेंटली एक कारोबार के ज़रिए, जिसकी अभी तक वजाहत सामने नहीं आई, एक प्रॉपर्टी बनाई थी, वो डिक्लेयर नहीं की हुई थी, उस पर टैक्स भी अदा नहीं किया हुआ था। तो क्या हम ये तसव्वुर कर लें, ये फ़र्ज़ कर लें या ये सवाल कर लें कि जिन दिनों इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने की कैंपेन कर रहे थे और पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे जहाँ पे हर शख्स टैक्स अदा करेगा, तो उसी दिन या उसी दौर में या उसी वक्त में उनकी अपनी बहन टैक्स अदा नहीं कर रही थी। ये मैं इसको तस्लीम नहीं कर सकती। मैं ये समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गदीर साहब, हम दो चीज़ों को शायद मिक्सअप कर रहे हैं। टैक्स ना देना एक अलग बात है। मेरा जो सवाल है, अगर हसन हुसैन से, जो अपोजिशन कहती है, हसन और हुसैन से पूछा जा सकता है कि आपने प्रॉपर्टी बनाई तो बनाई कैसे, इसकी आप मनी ट्रेल दें, पैसे गए तो वहाँ गए कैसे, अगर बाहर से कमाए तो कैसे कमाए। तो अगर अलीमा खान साहब की जायदाद निकलती है दुबई के अंदर, तो ये कहना कि आप टैक्स नहीं आपने अदा किया, टैक्स दे दें, ये कौन पूछेगा कि ये पैसे आए कहाँ से, आपने कमाए कैसे, और उसका आप मनी ट्रेल दे दें। मलिक साहब, मैं आपके इसी सवाल की तरफ आ रही थी। डेफिनेटली ये होना चाहिए। अब चूंकि वो वज़ीर-ए-आज़म की बहन है, हमशीरा हैं, तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है उनका कि वो डिक्लेयर करें, सामने आके बताएं कि जी कौन से कारोबार थे उनके, किस ज़माने में कारोबार रजिस्टर्ड हुए, पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे, तो उन कारोबार की सब तफसील रख दें। सबसे आसान चीज़ यही है जो हम के नवाज शरीफ फैमिली से पूछते थे कि जी आप मनी ट्रेल दे दें, आप ये ना कहें कि आपके खिलाफ साजिश है, आप ये ना कहें कि आपके खिलाफ कोई आलमी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आप सिंपल आके मनी ट्रेल दे दें। तो वही अब मयार वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़ानदान वालों पर भी लागू होता है कि वो सिंपल आके अपने कारोबार की डिटेल सामने रख दें। इसलिए मैंने अपनी बात के आगाज़ में कहा था कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिन उसूलों पर यकीन रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उन उसूलों पर पूरा उतरेंगे और सामने लाके अलीमा खानम साहिबा के वो तमाम बिजनेसेस, उनके जितने शिराकतदार थे, वो पूरी तफसील लाके अलीमा खानम साहिबा सामने रख दें और अलीमा खानम रखें सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मत रखे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी एतराज़ उठाती रही माजी में कि शरीफ फैमिली का डिफेंस PMLN क्यों करती है, तो अब अलीमा खानम का डिफेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए। वो खुद सामने आए, अपने तर्जुमान के जरिए सामने आए, उनके जो भी मामलात हैं वो सामने ला के रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कोई वजाहत करने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। ठीक है फरूकी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आप कर रही हैं, क्या ये बाकी लोगों को भी दिया जा सकता है, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। की बेनिफिट ऑफ डाउट, खान साहब हमेशा कहते रहे किसी के खिलाफ भी, खा उनकी पार्टी के लोग हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये खान साहब को नहीं दिया जाना चाहिए? और दूसरा, अलीमा खान साहब की जायदाद है, हो सकता है इमरान खान साहब के इल्म में ना हो, इमरान खान साहब को उनके साथ कोई वास्ता ना हो, और ये जायदाद जब बन रही हो तो उनके साथ उनके मालूमात में ना हो ये चीज़ें। देखें, जहाँ तक तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात है या टाइम देने की बात है, ये तो बड़ी जायज़ बात है ना। मतलब हम कोई इंस्पेक्टर तो लग के नहीं है बैठे हुए कि अब जाके गिरबान पकड़ लेंगे। फैक्ट्स को रिपोर्ट कर दिया है, दे मस्ट बी गिवन टाइम, वो अपना जो भी मौक़िफ़ है वो दें। लेकिन जिस तरह गरीदा ने कहा ना, दें उस तरह से, ये नहीं बताना कि मैं फ़लाँ बिज़नेस करती थी, और ये भी नहीं बताना कि उस बिज़नेस से इतने पैसे कमाते थे। नहीं, आपने टैक्स रिटर्न दिखाने हैं कि ये रिटर्न से इसके तहत इस बिज़नेस से इतना प्रॉफिट कमाया था और इतना टैक्स दिया था इस बिज़नेस का, और इतना इसका दिया था और इतना मैंने खुद दिया था, तो ये मेरी आमदन थी और मैं ये खरीद सकती थी।
मैंने तो जो मैंने स्टोरी रिपोर्ट की है, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। बात हो रही थी ना अभी कि फलां फंड खा गए, फलां फंड, मैंने कोई फंड की बात ना की है, ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ना ही मैं करूँगा। मेरा सिर्फ ये है कहना कि ये प्रॉपर्टी सामने आई है, इसकी इतनी वैल्यू है, जो अलीमा खान साहबा के रिटर्न्स हैं और जो उनके बिजनेसेस की इनकम है जो नॉन है। ज़ाहिर है जब वो कंपनी थी तो वो फाइल भी कर रही थी ना, मैंने सारा रिकॉर्ड देखा है। उससे वो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खरीद रही है। एक चीज़ मैं नुसरत साहब आपको लाजमी क्लियर करूँगा, बसरा साहब ने भी एक बात कही थी कि जी इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं है और ये उनकी बहन का मामला है और वो मतलब अपना जवाब दे हैं, और अगर गलत किया है तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि अगर गलत किया है तो वो आगे आके जवाब दे होंगे उस चीज़ की। ठीक है, आपको याद होगा अभी हम बात कर रहे थे नियाजी सर्विसेज लिमिटेड की, जो ऑफशोर कंपनी इमरान खान साहब ने छुपाए रखी तकरीबन 20 साल, बल्कि इससे ज़्यादा 28-29 साल, और फिर वो सामने आई और फिर उन्होंने माना कि ये ऑफशोर कंपनी मेरी है, माना उन्होंने। आपकी इतला क्लियर है, आपकी इतला क्लियर है कि वो ऑफशोर कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, जिस आइलैंड में वो रजिस्टर्ड थी, जर्सी में चैनल आइलैंड में रजिस्टर्ड थी, उसकी हमने गवर्नमेंट से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिए, उन डॉक्यूमेंट्स पे नाम अलीमा खान का लिखा हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको डीलिंग तो नहीं कर सकते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको उन्होंने आके कहना है, वो सफाई दें। हो सकता है वो ऐसे फैक्ट्स लेके आ जाएंगे अलीमा खान साहब वाकई अरबों रुपए कमा रही थी और जो डॉक्यूमेंट्स FBR से हमने लिए हैं, टैक्स रिटर्न लिए हैं, वो गलत हों, जाली हों, और उन्होंने वाकई करोड़ों का टैक्स भी दिया हो और करोड़ों उनकी इनकम हो, तो हमारी बात, हमने तो खैर इल्ज़ाम लगाया ही नहीं, हमने तो कहा ये प्रॉपर्टी इनकी है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, वो चीज़ साबित हो गई है। तो हो सकता है वो कल को ये साबित कर दें कि मनी ट्रेल है, तो बात खत्म हो जाएगी, वो लोग गलत और ये लोग ठीक हो जाएंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक इन्होंने ना तो इनके बिजनेसेस में इतना दाम था ना इनका था। अब ये सवाल उठता है कि रकम कहाँ से आई। आखिरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टैक्स ना देना, टैक्स का मैटर बनाना, इस बात को, ये बड़ी गलत बात होगी, वो बिल्कुल अलग इशू है। अकाउंट फॉर होना, आपने एक प्रॉपर्टी है, आपकी अरबों की प्रॉपर्टी है, आपने अकाउंट फॉर होना है, बताना है कि ये मेरे रिटर्न्स हैं पिछले 15 साल के, ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, ये मैं बना सकती थी, मैंने बनाया, वो असल चीज़ देनी है। और इसके लिए साफ ज़ाहिर है कि JIT बननी चाहिए और इनके सारे मामला की तहकीकात होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज कैसे बन रही थी। हो सकता है वाकई जायज़ कीमत से बन रही हो तो क्लियर हो जाएंगे। 3-4 दोस्तों ने बड़े सवाल उठाए और मुझे थोड़ा सा मौका दे दे, ठीक, क्योंकि मैं अकेला एक सवाल मैंने भी साथ करना है। आप कर दें, आप जवाब पहले उनके जवाब दें, फिर मैं सवाल करता हूँ। नहीं, आप कर दें, आप कर लें। अच्छा, मल साहब गुजारिश ये है, सवाल उठाने के लिए होते हैं, और ख़ास तौर पे जब से मियाँ साहबान पनामा में पकड़े गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब अफसाना और अशियाना में पकड़े गए हैं, पानी में पकड़े गए हैं, ख्वाजा साद रफीक पकड़े गए हैं, फिर अभी पीपल्स पार्टी की जब JIT की बारी आई है, हमें इसमें कानून की इसको कहते हैं काउंटर ब्लास्ट। अब इमरान खान साहब की कोई चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ, जाहिर है वो बहन है इमरान खान की। अब देखना ये है कि क्या इनके कभी बिजनेसेस रहे और इमरान खान की कभी डिपेंडेंट रही है अलीमा खान, जहां ऑफशोर कंपनी में शरीक थी। सर देखिए ना, अगर ऑफशोर कंपनी में थी तो क्या उसकी मनी ट्रेल नहीं दी गई? लिंक तो साबित हो गया ना। मैं आता हूँ ना, उसके ऊपर आता हूँ। क्या मनी ट्रेल नहीं दी गई? बिल्कुल गरीदा ने सही कहा कि अलीमा खान को खुद वो सामने आना चाहिए और आके बताना चाहिए कि मेरे क्या क्या बिजनेस हैं, जिससे गरीदा साहब ने साथ ये भी कहा कि PTI को डिफेंड नहीं करना चाहिए। PTI डिफेंड कर रही है। क्यों डिफेंड कर रही है? कि एक सोची समझी साजिश के ताबे इमरान खान साहब को और अलीमा खान साहब को मिलाया जा रहा है। यही कल मुस्लिम लीग कहती थी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात हमारे बाप का मुझे शरीफ फैमिली भी कहती थी कि आलमी साजिश है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि साजिश है। गरीदा सुनिए, फर्क क्या था? नहीं, आप इसको साजिश कि मियां नवाज शरीफ तो आप इसको काउंटर कर दें, इसका जवाब सामने वहां फर्क ये, गरीदा बात, वहाँ फर्क ये था सर, हम शरीफ फैमिली से भी सुनते रहे कि साजिश है। बात मुकम्मल हम अब इमरान खान साहब की फैमिली से भी सुनेंगे बात तो करने दें। गरीदा वहाँ फर्क ये था, मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम थे, उनके बच्चे 8-8, 10-10 साल के थे, उनकी बच्ची 8-8, 10 साल की थी मरियम, वो अलीमा खान की तरह 60 साल की बेटी नहीं थी। अच्छा चले, नहीं या मुझे रोकना है आपको, या मुझे रोकना है। मैं किसी हुकूमती ओहदे पे नहीं रहा, सुबह मेरे 50 अरब के साथ से निकल आए, आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे बताइए, अभी आपने बात कही पाकिस्तान के अंदर कितने कारोबारी, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, 500 रुपया टैक्स देते थे, रिकॉर्ड पे बात है, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा। अब इसको आगे लेके चले, मलिक साहब जिसने भी कारोबार किया है, नेगेट करते हैं कि मुल्क से बाहर था, मुल्क से बाहर था और यहाँ पे स्टील मिलें चल रही थी, यहाँ पे अरबों के कारोबार थे। लेकिन अब देखना, चारों दोस्तों ने सवाल उठाए हैं, मुझे 1 बाय 1 जवाब दे लेने दें। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान की फैमिली का मियां नवाज शरीफ की फैमिली से, प्लीज मत कीजिए। मैं तो नहीं कर रहा। तो नहीं, सुनिए, करप्शन, लूटमार और सीट का इस्तेमाल जो है वो अलग बात है, टैक्स ना देना अलग बात है। अब अलीमा खान को कहा जा रहा है वो पहले भी आई, उन्होंने नहीं अपनी प्रॉपर्टी शो की, उन्होंने 2.5 अरब टैक्स दे दिया।
अब आगे बात ये न्यूयॉर्क वाली जो प्रॉपर्टी सामने आई है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको वो सामने आना चाहिए। अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसका टैक्स नहीं दिया है। इन जायदादों को सुन तो लेना सर, सुन तो लेना। इन जायदादों को अकबर एस बाबर साहब ने एक जाती बात, अकबर एस बाबर साहब ने जाती बात की, उसका जवाब दे दूं। मैं समझता हूँ किसी की पीठ में छुरा घोंपने की बजाय, मीर जाफर और मीर सादक का रोल प्ले करने की बजाय सामने आके खुलकर खेलना चाहिए। मैं अगर उस पार्टी में मैं उस पार्टी में कंफर्टेबल नहीं था, अकबर एस बाबर साहब प्लीज, मैं अगर उस पार्टी में नहीं था तो मैं पार्टी तब्दील करके आ गया। अब मेरी बात अकबर एस बाबर साहब सुनिए, आपने बात की दरमियान में नहीं बोला। अकबर एस बाबर साहब प्लीज, आप भी बोलेंगे, आप अपनी टर्म में बोलेंगे, आप अपनी टर्म में बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलने दूंगा आपको। आप अपनी टर्म में बोलेंगे, आप अपनी टर्म में बोलेंगे, आप अपनी टर्म में बोलेंगे। बाबर साहब आता आपकी तरफ, आप कंप्लीट करें। मैंने तो केस किया है, आप अपनी टर्म में बोलेंगे ना प्लीज। बाबर साहब ऐसे नहीं, मैंने कहा आप कंप्लीट कर ये चुप करेंगे तो बात करूंगा चल, आप कर ले। मैं टाइम पूरा। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है, अकबर एस बाबर साहब 5 साल से जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अभी इन्होंने बैठे बैठे झूठ बोला है। वो क्या बोला है? ये स्टेट बैंक का लेटर, एक मिनट यार, ये स्टेट बैंक का लेटर मेरे पास मौजूद है, जरा चला दें। जो इन्होंने कहा जी 18 अकाउंट सामने आ गए हैं। 10 जनवरी को स्टेट बैंक ने ये लेटर इशू कर दिया कि किसी किस्म का कोई अकाउंट जो है, उन्होंने कहा हम नहीं, सुनिए हमने जारी नहीं किए। सर नहीं, उनका है भी नहीं है भाई। मैंने कब कहा है यार? प्लीज अकबर एस बाबर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। प्लीज आप सब्र कर लें यार, सब्र तो कर लें। जब तक अकबर एस बाबर साहब इमरान खान साहब गलत बयानी ना करें ना। अकबर एस बाबर साहब जब आपको जल्दी कंप्लीट करें, प्रोग्राम का टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। अकबर एस बाबर साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, अकबर एस बाबर साहब को ये याद आ गया तो वो फंड रेजिंग होती थी, वो पैसों का इस्तेमाल होता था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक इंटेंशनली ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करने की। इमरान खान साहब जवाबदेह हैं, और मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान नहीं छोड़ेगा अगर उसके अलीमा खान ठीक हो गया, नहीं छोड़ेंगे बाबर साहब। लेकिन ये जो एक सोची समझी साजिश किताबें, बाबर साहब आप कमेंट कर दें, लूटमार बसरा साहब साइड पे रख ले। एक बार बाबर साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, जी जी, मैंने ये कब कहा है कि वो स्टेट बैंक, मैंने कहा है स्टेट बैंक को अहकामात गए इलेक्शन कमीशन से, स्टेट बैंक ने बैंकों को लिखा, बैंकों ने वो रिपोर्ट जनरेट की, उनके अपने सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी पीटीआई का कल टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के तस्लीम कर रहा है कि उनके ये अकाउंट्स गैर कानूनी अकाउंट्स मौजूद हैं। और ये बसरा साहब मुझ पे गैर कानूनी कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऊपर से ही मुझे ऊपर जी भाभी, जब बाबा जो अनडिक्लेयर्ड है, जो अब चुप हो जाए ना आप, अब चुप हो जाए। जब अनडिक्लेयर्ड अकाउंट निकले वो गैर कानूनी होता है, क्योंकि कानून कहता है कि आपने तमाम पार्टी के अकाउंट्स डिक्लेयर करने हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे अभी सामने आपने गलत बयानी, आप कहते हैं 24 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटन फैसला मौजूद है कि अकबर एस बाबर आज भी मेंबर है, आप फिर कहते हैं कि पार्टी से निकाल दिया। तीसरी बात, आप कहते हैं कि मैं छुरा घूमता हूं। मैंने 11 सितंबर 2011 को इमरान खान को खत में 7 सफ़ों का खत है जो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें मैंने कहा है कि पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, इलीगल फंडिंग हो रही है, पार्टी में करप्शन है, प्राइवेट बैंक अकाउंट्स एम्प्लॉइज के उनमें पैसा आ रहा है। आप कहते हैं पीठ पे छुरा घोंपा। ओ भाई, मैं तो सामने खड़े होकर मुकाबला किया है। मैं चुप, एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट, आप चुप हो जाए, आप जरा सुने, अब आप घबराए मत। आप जरा मुझे बोलने दे, आप जरा मुझे बोलने दे, गलत बयानी मत करें। एक मिनट ठहरे, बसरा साहब एक मिनट, मलिक साहब की बात का जवाब दो, मैं तो नहीं बोल रहा। इलीगल फंडिंग ये होती है, जी जी, मैं आपको बोलता हूँ, इलीगल फंडिंग वो होती है जो कानून के तहत जो फंडिंग जिस चीज की इजाजत देता है उसके हट के वो इलीगल है। कानून कहता है कि एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी किसी सियासी जमात की फंडिंग कर सकता है, कोई कंपनी नहीं कर सकती। यहाँ पे अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर हुई, कोई गैर मुल्की नहीं कर सकता। यहाँ यहूदियों ने और हिंदुओं ने फंडिंग की है जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपने हुंडी के जरिए पैसे हैं पाकिस्तान तरीके के सामने, अभी 5 साल पहले याद आया, ये 5 साल, ये मैंने आप फिर वही झूठ बोल रहे हैं। आप मैं आपको कह रहा हूं कि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, आप तो हाई कोर्ट के, आप लोग किस कानून को मानते हैं? बसरा साहब आप किस कानून को मानते हैं? पाकिस्तान का कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेर उसमें है, उसने फैसला दिया मेरे हक में कि मैं मेंबर हूं। आप कह रहे हैं पार्टी से निकाला, आप लोग किसकी बात मानते हैं?
आप लोग तो आप मादर पितर आज़ाद लोग हैं। 18 आपके अकाउंट्स निकले हैं, उसमें मनी ट्रेल आप लिखाए ना सामने, कोई वजीर बना हुआ है, कोई किन किन ओहदों पे बैठा हुआ वो बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करता था। ये इलेक्शन कमीशन में आपके नुमाइंदे वकील और आपके उसके सामने 1 मिनट ठहरे, वो सारे अकाउंट्स आपके इलेक्शन कमीशन में सबके सामने आए। 2 अकाउंट कराची में कौन ऑपरेट कर रहा था, 1 अकाउंट पिशावर में कौन ऑपरेट कर रहा था, 1 अकाउंट कोयटा में। ये अकाउंट इलेक्शन कमीशन में नहीं रजिस्ट्री हुई। ये लोग आपके ओहदेदार कर रहे थे जो इस वक्त बड़े अहम ओहदों पे बैठे हैं। आप उनकी मनी ट्रेल निकालते, 6 साल हो गए आपको इसी बाबर साहब, गरीदा फारूकी साहबा, भारत की जो वैलिड है पॉइंट अकबर एस बाबर साहब का कि जब वहां पे ऑडिटिंग टीम इंतजार करती है पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, पीटीआई आती नहीं है उसमें, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसकी वजह से पीटीआई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। सब केसेस में पेश हो रहे हैं मलिक साहब। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कानूनी हक तो है कि वो कितना अरसा लेती है और वो रिक्वेस्ट कर सकती है अपना जवाब सबमिट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में। उसमें कुछ जवाब सबमिट भी करवाए, फिर एक आध जवाब वापस ले लिया गया, फिर उसमें तरमीम के लिए कहा गया। तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं वंस अगेन कहूँगी कि टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब वो हुकूमत में हैं। और टाइम इसलिए देना चाहिए कि अभी उन्हें सिर्फ 5 महीने हुए हैं और वो हुकूमत के मामलात में भी काफ़ी फंसे हुए हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक तरह से कमान है सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद साहब ने संभाल ली है, तो उनसे चूंकि हमारी बात होती रहती है तो वो बड़े इस पे पैशनेट हैं कि नहीं जी, तमाम मामलात बड़े साफ शफाफ रहेंगे। और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन है कि साफ होने चाहिए मामलात में शफाफियत होनी चाहिए। अब वो हुकूमत में आ गए हैं, उन पर डबल जिम्मेदारी आयद होती है। अकबर एस बाबर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, ये बड़े अरसे से इस केस को परस्यू कर रहे हैं। केसेस मसला ये है कि हमारे यहाँ अगर इंसाफ होना हो तो बहुत जल्द हो भी सकता है, जैसा हमने कुछ केसेस में देखा भी है, और अगर इंसाफ लटकना हो तो बहुत अरसों तक वो लटकता भी रहता है। केस टू केस हमारे इदारे जो है वो मामलात को लेके चलते हैं। लेकिन मैं वंस अगेन कहूंगी कि हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीदा साहबा, लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहे कि सिक्योरिटी कमेटी जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से कुछ चीज़ों को पोशीदा रखे, ये अगर दरख्वास्त दी जाए, तो आपको लगता नहीं कि दाल में कुछ कहीं काला है? इसमें मुझे जरा कानून देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तमाम कवानीन तो हमारे सामने मौजूद नहीं है। अकबर एस बाबर साहब मेरा ख्याल है इस पर ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि अगर कानून में इस बात की प्रोविजन मौजूद है कि कुछ चीज़ें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंशियल या खुफिया रखना चाहती है स्क्रूटनी कमेटी से, तो वह रख सकती है कि नहीं। आई थिंक अकबर एस बाबर साहब इस पर बताना चाह रहे हैं। ठीक, बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि कानून में इस बात की इजाज़त है कि खुफिया रखा जा सके? देखिए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एक दरख्वास्त दी कि ये तमाम मामलात जो है इनकी स्क्रूटनी जो है इन कैमरा हो और अकबर बाबर को ये पब्लिक में जाके मीडिया में बताने के से रोका जाए। उन्होंने मुस्तरद किया। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन की जिसमें उन्होंने लिखा कि ये सीक्रेसी रखी जाए और कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाए, और अकबर बाबर जो है ये बाहर जाके मीडिया को डाइवर्ज करता है डिटेल्स, इस पे रोका जाए इसको। वो वहाँ पे मुस्तरद हो गई। ये तो वो पार्टी है जो सारा वक्त कहती थी कि आप अदालत की कार्रवाई कैमरे से लाइव दिखाएं। ये वो पार्टी है जिसने जब वो कानून नाफिज किया डिस्क्लोजर का केपी में, तो उन्होंने इस पार्टी का मेंबर हूं, आपकी पार्टी नहीं है ये। मैं ये इस बिल्कुल हूँ। बसरा साहब, आप छोड़े ये बचगाना बातें ना करिए। मेरी पार्टी है इस वक्त नजर आती है ना, ये वो तहरीक बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी तहरीक इंसाफ असली। मलिक साहब, इसमें दो पहलू आ जाएंगे। इसमें मलिक साहब दो पहलू आ जाएंगे कि कानूनी तौर पे क्या सीक्रेसी रखने का हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात रखती है या नहीं है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर दे, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे, लेकिन क्या कानूनी तौर पे हक है कि नहीं है? फर्ज कर लिया जाए कि किसी भी, सर फर्ज कर लेते हैं ना, सर फर्ज कर लेते हैं ना कि अगर कोई कानूनी अख्तियार वो रखती भी है, सर मेरी बात अगर मुकम्मल होने देना, अगर होता तो फिर वो इसका अखलाकी एलिमेंट है, इसका सियासी एलिमेंट भी है। सर इसका अखलाकी और सियासी एलिमेंट यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीक्रेसी ना रखे, क्योंकि अखलाकी और सियासी पहलू हावी हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद एक सियासी जमात है। और अगर वो दूसरी सियासी जमातों से, तमाम सियासतदानों से, तमाम हलकों से मुतालबा करती है कि अपने मामलात शफाफ रखे जाएं, तो यही उसूल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब हुकूमत में होते हुए अपने ऊपर भी लागू रखना चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अकबर एस बाबर साहब,
आप फाइनल बिल्कुल टाइम बहुत कम रह गया मैं है। एक लेटेस्ट पोजीशन क्या है आपके केस की इलेक्शन मैं कमीशन पाकिस्तान के पास? देखिए, मेरा केस की पोजीशन ये है कि मार्च 2018 से एक कमेटी बनी जिसमें 2 ऑडिटर्स हैं जो उन्होंने को-ऑप्ट किए और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अहदेदार हैं उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। ये मार्च से ये कमेटी बनी हुई है और ये जो परसों की जो पेशी थी जिसमें हम 1.5 घंटा इंतजार करते रहे, अभी तक ये ऑडिट 1 साल हो गया मुकम्मल इसलिए नहीं कर सके कि 2 दर्जन इसकी मीटिंग्स हुई, बाकायदा इनको लिस्ट दी गई ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएं, उन्होंने नहीं कराए, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन स्टेट बैंक को खत लिखा। ये सारे ताखीरी हरबे। और जहाँ तक रीदा का सवाल है, बिल्कुल वो ठीक कह रही है, मॉरल और पॉलिटिकल, लेकिन कानूनी तो फैसला अदालतें करती है, तो कानून के तहत अदालतें फैसला कर चुकी है कि उनका हक नहीं है सीक्रेसी का, तो कानूनी लिहाज से भी, पॉलिटिकल लिहाज से भी, मॉरल लिहाज से भी ये तमाम चीजें ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये पब्लिक मनी का कॉन्सेप्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पब्लिक मनी से फंड होती है, इसलिए इनको मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है वो गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है बाबर साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, फिर बस बात करना चाह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात हैं ना, जिस तरह अब ये बाबर साहब हैं, ये भी फिनांस को देखते थे। यूएसए में महबूब असलम थे जो फिनांस को देखते थे, उनकी भी ऐसी शिकायत हैं। जब उन्होंने मामला सामने लाया तो उनको पता नहीं मार वगैरह पड़ी, इमरान खान साहब ने धक्के वगैरह दे के निकाल दिया। मेरे ख्याल में ये जो कानूनी मुशक्कियों में पड़ने के बगैर हमें चाहिए ये कि इमरान खान साहब को खुद चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उसी तरह की एक ज़बरदस्ती GIT बनाए और वो महबूब असलम साहब को भी बुलाए, अकबर एस बाबर साहब को भी बुलाए। इनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, उनको एवेल्युएट किया जाए। अगर ये लोग सही कह रहे हैं तो ठीक है, इनको गलत मतलब आगे मामला को नहीं तो खत्म कर दिया जाए। जब तक नहीं होगा, महबूब असलम साहब नहीं आएंगे, नहीं होगा मामला आगे। इलेक्शन कमीशन में बाबर साहब को यकीन दिलाता हूँ, आपको भी, कि जो इलेक्शन कमीशन में केसेस चल रहे हैं पार्टी फंडिंग के, रोज नहीं गए, वो इंतजार करते रहे। मेरी बात सुन ले ना, कभी ना वकील होता है ना, कभी नहीं जाते वकील। 4 साल गुजर गए। मेरी गुजारिश सुन ले, एक बात का जवाब दिया जाएगा। जब इलेक्शन कमीशन में केस मौजूद है, फिर परेशानी किस बात की है? नंबर 1। नंबर 2, अलीमा खान वाला केस का मामला, परेशानी मैं बताता हूं। बाबर साहब प्लीज, कोई पहलू तशकीलें नहीं छोड़ी जाएगी, वो अपनी जवाबदेह हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती, इससे ना तहरीक इंसाफ। लेकिन जब आप रिलेट करेंगे जानबूझ के, आजकल वो पनामा की तरह, जिस तरह मियाँ साहब के सारे बच्चे पकड़े हुए हैं, जरदारी साहब के आगे हैं, अब टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है इमरान खान की। सर आप मेरी सुनिए, मतलब साहब शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारे वो तो है, ऐ शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, जब पत्थर वापस पलटेंगे तो शीश महल का क्या होगा। लेकिन मलिक साहब, फिर मैं कह रहा हूँ कि नो बॉडी इज अबव लॉ। इमरान खान की हुकूमत में मुझे इस बात का यकीन है, और मुझे ये आसानी पैदा हो गई है कि अब जिस लीडर को मैं डिफेंड करता हूँ ना, उसका कोई वजीर भी होगा, उसकी बहन भी होगी, वो किसको नहीं छोड़ेगा। बसरा साहब ने मेरी बात नहीं मानी GIT वाली। अगर GIT बन गई ना तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाएंगे। 30 सेकंड आपके पास, फिर उसके बाद मैंने गरीदा से जो है फाइनल। नसरुल्लाह मलिक, मुझे एक जुमला नसरुल्लाह मलिक, मुझे एक जुमला कहना जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि ये मेरी ज़िंदगी में इस केस का फैसला हो जाए, कि ऐसा ना हो कि इमरान खान केस की तरह अब उनके वो रसा के बाबर साहब एक काम करें, उनसे पूछा जाए कि आप इस डिले कर रहे हैं या हम डिले करें, सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त डाल दें, सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे दें कि डिले हो रहा है। उसका इलेक्शन कमीशन फोरम है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इख्तियार जी मलिक साहब, बिल्कुल लास्ट कमेंट। नूरानी साहब हमारे बड़े काबिले एहतराम कुलीग हैं और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे GIT बना दे, लेकिन इसके साथ हमें ये देखना भी चाहिए कि GIT बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फिर रियासत की हुकूमत के इदारे क्या कर रहे हैं, फिर FIA कहाँ है, फिर FBR कहाँ है। सबसे पहले तो इस पर यह होना चाहिए कि नूरानी साहब की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, कल रात ये आई थी, आज रात तक 24 घंटे हो गए हैं, अलीमा खानम साहिबा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, 2-3 दिन और देख लें, शायद वो किसी काम में मसरूफ हों। अगर जवाब नहीं आए तो हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, इदारों को नोटिस लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बावजूद इसके, बजाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, GIT बने, हुकूमती इदारे खुद काम करके दिखाएं कि कितनी शफाफियत है और कितने अपने ही खानदान की अगर बात आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, बिल्कुल जो बातें सामने आई हैं, अलीमा खान जवाब दें। बस साहब आपको भी शुक्रिया, नूरानी साहब आप तशरीफ लाए, अकबर बाबर साहब आप मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
देखें 250 लाइक्स।